अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AM रात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडिया के एस्ट्रा MK3 BVR मिसाइल को लेकर, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि पाकिस्तान क्या रैमजेट मिसाइल्स की डोमेन में पीछे रह चुका है और पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और अगर इसी एस्ट्रा MK3 मिसाइल की रेंज की बात की जाए, जो कि 340 किलोमीटर की रेंज कही जा रही है, तो ये रेंज रियलिटी भी है, प्रैक्टिकल भी है या नहीं, यही बस अहम ही बात कर दी गई है और इसके पीछे प्रैक्टिकलिटी कोई नहीं है। और इसका कंपैरिजन हम मौजूदा PL-15 से भी करेंगे कि इसके मुकाबले में PL-15 कहाँ स्टैंड करता है। सबसे पहले बता दूं तो इंडिया ने रिसेंटली एक न्यू मिसाइल अनवील की है जिसे गांडीव का नाम दिया गया है। ये बुनियादी तौर पर एस्ट्रा MK3 है और ये एक रैमजेट पावर्ड BVR मिसाइल है जैसे मीटियोर है, और उसी के साथ साथ इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी डिस्प्ले की गई हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि ये बुनियादी तौर पर इसका एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर लग रहा है, जिस पर आपको ये एयर ब्रीदिंग डक्ट देखने को मिल रही है जो कि रैमजेट इंजन को जाहिर करती है। उसके साथ साथ इसका ग्राउंड लॉन्च टेस्ट कंप्लीट किया गया था कामयाबी के साथ। इंडिया ने उसकी वीडियो भी रिलीज की और एस्ट्रा MK2 के 1 से 1.5 साल के बाद कहा जा रहा है कि इसको इंडक्ट किया जाएगा, यानी कि इसकी इंडक्शन 2026-27 के बाद हमें देखने को मिलेगी। अब इसकी जो स्पेसिफिकेशंस रिलीज की गई हैं उनके मुताबिक अगर इसे 8 किलोमीटर की बुलंदी से फायर किया जाए, यानी कि 26,000 फीट की बुलंदी से फायर किया जाए, तो ये 190 किलोमीटर की रेंज देगी। अगर इसे 20 किलोमीटर की बुलंदी से, यानी कि 65,616.8 फीट की बुलंदी से फायर किया जाएगा, तो इस एल्टीट्यूड पर ये 340 किलोमीटर की रेंज देगी। अब इसे लेकर इंडियन साइड ने प्रॉपर ये चीज़ चलानी शुरू कर दी कि इसकी रेंज 340 किलोमीटर है। तो हम इसको ज़रा फैक्चुअली एनालाइज करेंगे कि 340 किलोमीटर की रेंज कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब दोस्तों, हम पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनकी सर्विस सीलिंग पर आ जाते हैं कि वो कितने ज़्यादा एल्टीट्यूड पर जा सकते हैं। सबसे पहले तो इस मिसाइल को SU-30 MKI कैरी करेगा क्योंकि वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है, और बुनियादी तौर पर ये लिथैलिटी बढ़ा देगा एस्ट्रा MK3 की अगर SU-30 MKI से कैरी करेगा। तो SU-30 मैक्सिमम 56,000 फीट की बुलंदी पर जा सकता है दोस्तों। तो जो इसकी मैक्सिमम रेंज है मिसाइल की वो आपको 65,000 फीट पर मिलेगी, जिस पर SU-30 या इंडिया या पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो 60,000 फीट से ज़्यादा जा सके। जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो पाकिस्तान के J-10C की है 59,000 फीट, JF-17 की 55,000 फीट है, F-16 50,000 फीट की सर्विस सीलिंग पर जा सकता है, राफेल की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट, और हाल तेजस 52,500 फीट की बुलंदी पर परवाज भर सकता है। इसी तरह MiG-29 की बात की जाए तो इंडियन साइड पर सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सर्विस सीलिंग प्रोवाइड करता है वो MiG-29 एयरक्राफ्ट है, तकरीबन 60,000 फीट। अब दोस्तों, ये जो 340 किलोमीटर की रेंज है ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, क्योंकि 65,000 फीट की बुलंदी पर ना कोई एयरक्राफ्ट उड़ सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, और आई बिलीव दुनिया में भी प्रैक्टिकली कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इतनी ज़्यादा बुलंदी पर नहीं उड़ सकता, और जब इतनी बुलंदी पर जाएगा ही नहीं तो ये 340 किलोमीटर की रेंज हासिल नहीं होगी। अब यहाँ जो प्रैक्टिकल रेंज है इसकी दोस्तों वो 26,000 फीट पर जो 190 किलोमीटर बताई गई है वो प्रैक्टिकल लगती है। अब रिसेंटली एक और ट्रेंड देखा गया कि शुरू में जो राफेल एयरक्राफ्ट आया तो इसकी रेंज 150 प्लस किलोमीटर बताई गई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आजकल इसकी रेंज को एग्जैजरेट करके 200 से 300 किलोमीटर बना दिया गया है, जो कि थोरोली गलत है। इसी तरह जब पाकिस्तान के पास PL-15 आने वाला था तब पाकिस्तानी साइड ने इसकी रेंज 300 किलोमीटर बता दी थी, और तब हम इसी प्लेटफॉर्म पर ये बता रहे थे आपको चीख चीख करके इसकी रेंज भी 300 किलोमीटर नहीं है। तो PL-15 की भी अगेन जो रियल रेंज है वो 150 प्लस किलोमीटर हमारे सामने आई, बट जो एक्चुअल रेंजेस होती हैं वो कभी भी अनवील नहीं की जाती। मतलब कि वाउचर्स वगैरह पर अगर आप PL-15E की रेंज देखेंगे तो वो 145 किलोमीटर है, और अगर ऑफिशियली मीटियोर की रेंज देखेंगे तो वो 100 प्लस किलोमीटर है। तो मीटियोर की जो एक्चुअल रेंज ऑफिशियल सतह पर बताई गई है वो 100 प्लस किलोमीटर है। अब 100 से कितनी ज़्यादा प्लस है ये नहीं बताई गई। सो यही वजह होती है कि जो BVR मिसाइल्स की रेंजेस होती हैं वो एक्चुअल कभी भी नहीं बताई जा सकती। लेकिन ये जो गांडीव मिसाइल को लेकर ये एस्ट्रा MK3 को लेकर रेंज है ये हाइपोथेसिस बेस्ड है, मतलब 340 जो किलोमीटर बताई गई ये रेंज ये एक्चुअल है ही नहीं और ये अचीवेबल भी नहीं है। इसकी जो प्रैक्टिकल रेंज होगी वो 140 से 180 किलोमीटर के दरमियान होगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये इसे बहुत डेडली मिसाइल बनाएगी। जबकि जो एस्ट्रा MK2 की रेंज थी वो भी शुरू में 170 किलोमीटर बताई गई थी, बट लेटर ऑन अब ऑफिशियल सतह पर उसे 130 किलोमीटर बताया गया है, जो कि अगेन PL-15 के ही ऑलमोस्ट मुकाबले में आ जाएगी, बट PL-15 इससे ज़्यादा बेहतर रहेगी। यहाँ मैं बताता चलूँ कि PL-15
और एस्ट्रा MK2 दोनों ड्यूल पल्स्ड रॉकेट मोटर बेस्ड मिसाइल्स होंगी। अब यहाँ एक और बहुत ज़्यादा आम चीज़ है कि ये जो एस्ट्रा MK3 मिसाइल है ये बुनियादी तौर पर एक एयर ब्रीदिंग मिसाइल है। इसकी टेक्नोलॉजी को मैं सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ तो रैमजेट मोटर जो होती है वो ऑक्सीडाइजर को अपने साथ कैरी नहीं करती, जबकि आप PL-15 या R-77 या AIM-120 SD-10 जैसी मिसाइल्स को देखें जो कि रॉकेट मोटर पर बेस्ड होती हैं, तो इनमें फ्यूल सेपरेट होता है और ऑक्सीडाइजर यानी कि ऑक्सीजन और उस तरह के कुछ दूसरे गैसेस का मिक्सचर जो कि कंबस्शन के अमल को स्मूथ बनाता है वो इसके अंदर ही ऐड किया जाता है। तो ये दो चीज़ों को कैरी कर रही होती है, इस वजह से इनका वेट ज़्यादा होता है। जबकि जो मीटियोर जैसी मिसाइल्स है, रैमजेट पावर्ड मिसाइल्स, इनमें चूंकि ऑक्सीडाइजर कैरी नहीं किया जाता और ये जो एयर डक्ट आप देख रहे हैं ये हवा से ऑक्सीजन लेती है मिसाइल, तो इस वजह से इनमें एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर ना होने की वजह से इनका वजन काफ़ी कम होता है, जो कि हमें एस्ट्रा MK3 के वजन के साथ देखने को मिलता है कि इसका वजन 220 किलोग्राम है, जो कि निस्बतन कम है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अहम फैक्ट जिसको इंडियन साइड पर डिस्कस ही नहीं किया जाता कि जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि मैं अगर आपको यहाँ एक चार्ट दिखाऊं तो अगर आप 25,000 फीट की बुलंदी पर भी चले जाते हैं तो हवा में ऑक्सीजन लेवल 39% तक आ जाता है, और इसी तरह अगर आप 30,000 फीट की बुलंदी पर जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल 100% में से ऑलमोस्ट 70% कम हो जाता है, यानी कि 32% तक आ जाता है। इसी तरह अगर आप और ज़्यादा मजीद एल्टीट्यूड पर जाएंगे 40,000 45,000 फीट पर, तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल 20% से भी कम हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन लेवल जितना कम होता जाएगा, ये जो एयर ब्रीदिंग मिसाइल है इनकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा ख़राब होती जाएगी, क्योंकि इन्हें तो ऑक्सीजन ही हवा से चाहिए, और जब बहुत ज़्यादा बुलंदी पर ऑक्सीजन का लेवल ही कम हो चुका होगा तो इन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, जिसकी वजह से इनकी कंबस्शन भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी और मिसाइल को पूरा थ्रस्ट भी नहीं मिलेगा, और ऑन बोर्ड जो ऐसा सीकर है और एवियोनिक्स है उन्हें भी सफिशिएंट पावर नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ये जो रैमजेट मिसाइल्स हैं इनका ये एक डिसएडवांटेज आ जाता है। जबकि इसके मुकाबले में ये जो PL-15 जैसी मिसाइल्स हैं, एस्ट्रा MK2 इंडिया जो बना रहा है ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर, या AIM-120 जैसी मिसाइल्स हैं, इनमें ऑक्सीडाइजर इनके अंदर ही मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये जितनी मर्जी बुलंदी पर जाके ऑपरेट कर लें इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से अगर आप गौर करें तो अमेरिका रैमजेट मिसाइल्स को इस्तेमाल ही नहीं करता, बिकॉज अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, उनके कई पैचेज हैं जहां पहाड़ी एरियाज़ हैं, जहां सतह समुंदर से एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो वहां ये रैमजेट मिसाइल्स उनके काम की नहीं है। इस वजह से अमेरिका के जितने भी मिसाइल्स हैं, आप AIM-120 को उठा लें, AIM-7 स्पैरो को उठा लें, उनका जो फ्यूचर में AIM-260 आ रहा है वो सब के सब रॉकेट मोटर बेस्ड हैं, जैसे कि ये PL-15 है। और इसी तरह अगर आप फ्रांस को देखें जो मीटियोर मिसाइल को प्रैक्टिकली यूज़ करता है, तो उनके मुल्क में कोई पहाड़ी एरियाज नहीं है और ना ही यूरोप में आपको लंबे चौड़े पहाड़ी सिलसिले नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ मीडियम टू लोअर एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन लेवल सफिशिएंट होता है, तो मीटियोर मिसाइल बहुत डेडली रहती है। सो ये फर्क है बुनियादी तौर पर जो टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मीटियोर मिसाइल के साथ ये मसला है तो फिर इंडिया क्यों खरीद रहा है? तो देखिए, मीटियोर मिसाइल में ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मीटियोर मिसाइल या इस तरह की जो रैमजेट पावर्ड मिसाइल्स हैं वो कोई ख़राब मिसाइल्स हैं। अगर ये मीडियम टू लोअर एल्टीट्यूड पर इनसे लड़ा जाए, इनको ऑपरेट किया जाए, यानी कि 30,000 फीट से नीचे, 25,000 फीट से नीचे, तो ये बहुत ज़्यादा डेडली होती हैं। इनका नो स्केप जोन नॉर्मल रॉकेट मोटर वाले मिसाइल से ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर आप इस एल्टीट्यूड की बात करें तो पाकिस्तान का जो पंजाब का एरिया है, राजस्थान का इंडिया का एरिया है, ऐसे एरियाज़ में मीटियोर की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के PL-15 और जो इंडिया के भी दूसरे रॉकेट मोटर वाले मिसाइल्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन अगर आप कश्मीर के रीजन में चले जाएं, इंडिया और चाइना के दरमियान जो डिस्प्यूटेड एरिया है लद्दाख का या अरुणाचल प्रदेश का, जो पहाड़ी एरियाज़ हैं जहां सतह समुंदर से बुलंदी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर मीटियोर मिसाइल की परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो जाएगी, बिकॉज हवा में ऑक्सीजन लेवल कम होता है। और अगर पाकिस्तानी पायलट्स या चाइनीज़ पायलट्स इंडियन एयरफोर्स को या इंडिया के एयरक्राफ्ट को ट्रैप करके और ज़्यादा एल्टीट्यूड पर ले जाएंगे, तो वहाँ PL-15 जैसा मिसाइल और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, जबकि मीटियोर मिसाइल की परफॉर्मेंस और ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पर टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हम कंक्लूड करें तो जो मीटियोर मिसाइल है वो अपने सर्कमस्टांसेस में बहुत डेडली मिसाइल है, लेकिन जो PL-15 है
वो हायर एल्टीट्यूड पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और लोअर एल्टीट्यूड पर भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, लेकिन मीटियोर उस लोअर लेवल पर बहुत ज़्यादा अपने फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल रॉकेट मोटर वाले मिसाइल से ज़्यादा बेहतर समझा जा सकता है। अब दोस्तों, पाकिस्तान भी फ्यूचर में एयर डक्टेड मिसाइल्स की तरफ जा रहा है, यानी कि रैमजेट पावर्ड मिसाइल, मतलब पाकिस्तान भी PL-15 को भी यूज़ करेगा एंड इन फ्यूचर रैमजेट पावर्ड मिसाइल्स को भी यूज़ करेगा। इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक ड्यूल पल्स्ड रॉकेट मोटर वाला मिसाइल बना रहे हैं, जिसे पाक तुर्क BVR मिसाइल, तुर्की में उसे गोक्तुगान आई बिलीव कहा जाएगा और पाकिस्तान में उसे फाज 2 कहा जाएगा। इसकी रेंज 180 किलोमीटर अभी तक बताई गई है और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार बेस्ड सीकर के साथ ये लेस होगा, जिसकी वजह से इस मिसाइल को धोखा देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। एंड इसके बाद तुर्की गोखान नाम से मिसाइल बना रहा है, जो कि रैमजेट पावर्ड बेस्ड होगा और रैमजेट पावर्ड बेस्ड ये मिसाइल पाकिस्तान ले सकता है। उसके साथ साथ चाइना का PL-21 भी इस रेस में शामिल होगा, जिसे पाकिस्तान कंसीडर कर सकता है और PL-21 गोखान से या इवन इंडिया के एस्ट्रा MK3 से पहले ही प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करूँ तो मीटियोर मिसाइल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, सेम एज एस्ट्रा MK3 उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बिकॉज दोनों ही रैमजेट पावर्ड मिसाइल्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो PL-15 या एस्ट्रा MK2 या AIM-120 जैसे मिसाइल्स हैं, उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मीटियोर जैसी मिसाइल्स अपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हर दूसरी मिसाइल को आउट परफॉर्म करने के काबिल है, लेकिन हायर एल्टीट्यूड पर ये उतनी ज़्यादा कारगर नहीं रहती, जिसकी वजह से जो रॉकेट मोटर वाली मिसाइल्स हैं ये ओवरऑल ज़्यादा बेहतर समझी जाती हैं और इसी वजह से अमेरिका भी ज़्यादा रिलाई रॉकेट मोटर वाली मिसाइल्स पर करता है। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।